आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। बच्चों, हम लोग अगले दिन पढ़े थे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R बराबर रो एल बाई ए। वेयर क्या था कि ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी रेसिस्टिविटी रो है। तो इसका रेजिस्टेंस जो आया था रो एल बाई ए आया था। अब बच्चों, हम लोग से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के हम लोग डिवीजन कर दें कि मान जाओ कि इसको दो पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दें। तो इसकी जो नई लेंथ आएगी L डैश की वैल्यू L/2 होगी। तो हम लोग कहेंगे कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो R डैश इज प्रोपोर्शनल टू L डैश। तो यहाँ R/R डैश की हम लोग बात करें तो L/L डैश डैट इज L/L डिवाइड बाई 2 डैट इज 2। तो R डैश इज इक्वल टू R/2। या हम लोग ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं कि ये कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोग 20 से इक्वली डिवाइड कर दें। तो जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो जो ये पार्ट निकल गएगा एरिया A डैश A/2 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि R बराबर रो L बाई ए। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R डैश इज A डैश, तो R/R डैश A डैश बाई ए डैट इज A/2 डैट इज 1/2। तो यहाँ से R डैश की वैल्यू 2R होगी। और इस ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पिछले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो किए भी थे। अब बच्चों, इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हम लोग कोई भी कंडक्टर है और उसको या स्प्लिट ना करके उसको डिफॉर्म करते हैं। जैसे मान जाओ कि ये एक कंडक्टर है और इसको हम जब तक खींचते रहें, जब तक फैलाते रहें, जब तक इसकी लेंथ 2 गुना ना हो जाए, या जब तक फैलाते रहें इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 ना हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचो कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे, इसको कट मतलब इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। तो हम लोग का जो ये फार्मूला है इसको वॉल्यूम के टर्म में लाना होगा। तो चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना पढ़े थे? रो L बाई ए। अब यदि इसी फार्मूले में हम लोग एक काम करें, कुछ ऐसा करें, यहाँ पे देखो R बराबर रो L बाई ए, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होगा क्या? रो L स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको डिफॉर्म करेंगे तो V कांस्टेंट रहेगा, R को ये रो कांस्टेंट रहेगा, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। यदि हम लोग दूसरे तरह से देखें इसको, रो L बाई ए, अब इसमें ऊपर नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा R रो वॉल्यूम बाई एरिया का स्क्वायर। तो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया स्क्वायर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, इस एग्जाम्पल में कर रहा है इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ लेंथ देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ़ ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R। मतलब पहले कह रहा है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस इसका जो रो L बाई ए दिया हुआ है इट इज गिव है, और कह रहा है कि जो लेंथ को हम लोग स्ट्रेच करके 2L कर दिए तो इसका नया रेजिस्टेंस बताना है। बच्चों, हम लोग पढ़े थे R बराबर रो L बाई ए डैट इज रो L स्क्वायर बाई V एंड रो V बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ वेरिएशन लेंथ में किया जा रहा है और रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लोग यूज़ करेंगे R बराबर रो L स्क्वायर बाई V। शुरुआत में हम लोग देखें L1 की वैल्यू L0 है, L2 की वैल्यू 2L0। तो यदि हम लोग यहाँ यूज करें R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का
होल स्क्वायर। L1 की वैल्यू है L0, ये 2L0 स्क्वायर करें तो 1/4, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू 4R1। और इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू R बताया था, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 4R। इसको लिख लो बच्चों। अगला एक एग्जांपल है, कह रहा है कि इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू 1/3 ऑफ ईच हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि ये कोई एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम लोग इतना फैलाए कि इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए डैश पहले की 1/3 है, यहाँ ए है, इसका रेजिस्टेंस रो L/A है, तो इसका रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे लेंथ को यदि हम लोग L मान लें तो यहाँ की लेंथ L डैश होगी। अब हम लोग कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है AL और इसका वॉल्यूम सेम वही होगा, तो ये होगा A डैश L डैश। तो यहाँ से देखा जाए तो A डैश की वैल्यू दिया है A/3, L डैश तो ये देखें तो L डैश की वैल्यू 3L हो गई। तो अब वैल्यू पुट करो, R डैश बराबर रो L डैश बाई A डैश, तो रो L डैश की वैल्यू 3L, A डैश की वैल्यू A/3, तो ये हो गया रो L/A इंटू 9 डेट इज 9R। चलो बच्चों इसको लिख लो। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये भी है कि हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते थे, चूँकि ये डिफॉर्मेशन का केस है, तो R बराबर रो V/A स्क्वायर, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R/R डैश इज इक्वल टू A डैश बाई A का होल स्क्वायर। तो R/R डैश, A डैश A/3 था, ये A स्क्वायर 1/9, तो R डैश इज इक्वल टू 9R। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वो मेथड चाहो तो वो मेथड यूज करो, मेथड ये चाहो तो ये यूज करो। बात सिंपल एक ही है कि इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं है। कि परसेंटेज चेंज इन डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे बच्चों हम लोग पढ़े थे R बराबर रो L/A, ठीक है। अब हम लोग ये भी पढ़े थे कि रो L स्क्वायर बाई V एंड रो V/A स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यदि रेजिस्टेंस को स्प्लिट या डिवाइड किया जा रहा है तो ये फार्मूला लगेगा, और डिफॉर्मेशन किया जा रहा है तो ये लगेगा। अब मान जाओ कि कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और उसको हम डिफॉर्म किए, और डिफॉर्म करके हम उसके लेंथ को चेंज किए, तो उस समय हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, R बराबर रो L स्क्वायर बाई V। तो हम लोग कहेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ R इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ रो प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ माइनस 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज ऑफ V। ये फार्मूला बच्चों बहुत बिगनिंग में आपको बताया गया था जब एरर हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये फार्मूला अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ पा रहा है। द वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 1%। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ जो दिया है 1% है, और वायर को स्ट्रेच किया गया, मतलब ये केस ऑफ डिफॉर्मेशन है, जिसमें लेंथ के टर्म में हम लोग किए हैं। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे R बराबर रो L स्क्वायर बाई V। अब यहाँ पे बात किया जाए परसेंटेज चेंज ऑफ R इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज ऑफ रो प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ माइनस 1 टाइम्स परसेंटेज चेंज ऑफ V। अब देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा, ओनली चेंज क्या है, लेंथ में 1% का, तो परसेंटेज चेंज ऑफ R बराबर 2 इंटू 1 डेट इज 2%। यही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर।
देखो हमको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, एज ए रिजल्ट इसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है, और रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। अब मान लो, लेट एज्यूम R0 इज रेसिस्टेंस at 0 degree centigrade and RT is resistance at temperature T डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका रिलेशन ऐसा आता है कि RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ electrical resistance and RT resistance at temperature T, R0 is resistance at temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बच्चों लिख लो, ये फार्मूला आगे चल के। चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को पहला तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, और बात, सिर्फ रेजिस्टेंस या तो सीरीज या तो पैरेलल में नहीं जोड़ा जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन अभी हम पहले इसी दो कॉम्बिनेशन को समझते हैं, उसके बाद स्टार डेल्टा ये सब है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला बात ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता, इसके अलावा भी और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझने से पहले हम लोग को समझना होता है कि कब हम लोग कहेंगे कि कोई भी डिवाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देखो बच्चों, जब कभी भी दो डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, लेट एज्यूम कोई ये थर्ड सेकंड डिवाइस है, और ये दोनों डिवाइस ऐसे जुड़े कि इनका जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे कोई थर्ड डिवाइस ना हो, ये डिवाइस 1 है और ये डिवाइस 2 है, और ये दोनों जुड़ी हैं, इनके जॉइंट पे थर्ड कोई डिवाइस नहीं है, तो ये इन सीरीज है। लेकिन मान जाओ कि इसी एग्जांपल में ये एक डिवाइस है, ये एक दूसरी डिवाइस है, सेकंड डिवाइस है, और इनके जॉइंट से अब कोई तीसरी डिवाइस ऐड कर दें हम लोग, तो अब डिवाइस 1 और 2 सीरीज में नहीं होंगी। तो ये बात समझना कि जब दो डिवाइस ऐसे जुड़ें कि इनके जॉइंट पे कोई तीसरा ना हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब मान जाओ कि कोई एक डिवाइस, ये कोई डिवाइस है, इससे दूसरी डिवाइस जुड़ी है, फिर इससे एक कोई डिवाइस जुड़ी है, ऐसे डिवाइस 1, 2 एंड 3। अब ये दोनों डिवाइस आपस में जहाँ जुड़ी हैं, कोई तीसरा नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। डिवाइस 2 और 3 भी आपस में किस में है? सीरीज में है। तो ये 1, 2, 3 अब आपस में क्या होंगे? सीरीज में होंगे। तो ये बात समझ में आ गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जहाँ पे दो डिवाइस आपस में ऐड होंगी वहाँ पे थर्ड डिवाइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलो बच्चों, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी डिवाइस आपस में सीरीज में है। इस सर्किट के अंदर अब देखते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस आपस में सीरीज में है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखें R1 और S1 को, तो ये जहाँ पे जॉइंट हैं ये आपस में सीरीज में है। S1 और S2 को देखा जाए तो ये भी सीरीज में है। S2 और R को देखा जाए तो ये भी सीरीज में है। लेकिन R2 और S4 को देखा जाएगा तो ये सीरीज में नहीं आएगी। इसी तरह R4 और R1 को देखा जाएगा तो ये सीरीज में नहीं आएगी। तो पहला हम लोग बोलेंगे कि R1 S1 S2 और R2, R1 S1 S2 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। साथ में देखा जाए तो S3 और R3 देखा जाए तो ये भी सीरीज में है। तो हम लोग सेकंड में कहेंगे कि S3 एंड
R3 also in other series combination। ये एक अलग से कॉम्बिनेशन सीरीज का है जो इससे नहीं लेना देना उसका, वो अलग है, और ये चारों आपस में सीरीज में है। समझ में आ गया। अब R4 इनके साथ सीरीज में नहीं है, ना तो R4 R3 के साथ ही सीरीज में। क्लियर हुआ है बच्चों। रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो मान लो 3 रेसिस्टेंस हैं, ये रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3, और ये तीनों रेजिस्टेंस एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब देखा जाए तो ये बैटरी भी रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये चारों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हम चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस हो, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग R इक्विवेलेंट कहेंगे। अब यदि इसमें करंट I फ्लो करेगी तो ऑब्वियस है इसके अंदर भी करंट I फ्लो करना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि यदि यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो हम लोग कहेंगे कि जो V वोल्ट है वही V1 प्लस V2 प्लस V3 है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन तीनों के सम के बराबर होगा। अब यदि हम लोग बात किया जाए ओम्स लॉ के अनुसार V1 इज इक्वल टू, तो इसके अंदर करंट I आ रही है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू I2 R2, V3 इज इक्वल टू I3 R3। बढ़ के मैं कहना। चलो बच्चों, अच्छा चूँकि R1 R2 R3 क्या है सीरीज में है, तो करंट तो कॉमन होगी। इसका मतलब कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इक्वल टू I होगा। चलिए यदि हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए तो V बराबर I R1 I R2 I R3, तो यहाँ से V बराबर देखा जाए तो I R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा इस सर्किट में यदि हम लोग देखें तो इस सर्किट में हम लोग लिखेंगे V बराबर I R इक्विवेलेंट। अब इन दोनों सर्किट को कंपेयर करें तो R इक्विवेलेंट हम लोग को क्या मिल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब एक दो बातें यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला नंबर कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कॉमन, पूरे रेजिस्टेंस पे करंट कॉमन हो जाएगी। और सेकेंड नंबर कि वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि करंट कॉमन होती है तो V बराबर I आर, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इस एग्जाम्पल के अंदर 3 रेजिस्टेंस 6 ओम का, 4 ओम का और 2 ओम का रेजिस्टेंस है जो 36 वोल्ट की बैटरी से सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आपसे पूछा जाता है कि सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी और V1 वोल्टेज एक क्रॉस R1 रेजिस्टेंस कितना होगा, R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा। तो पहले बच्चों हम लोग एक बात सिंपल कहें कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इज इक्वल टू 6 रेशियो 4 रेशियो 2 या 3 रेशियो 2 रेशियो 1। तो यदि हम V1 की बात करें तो ये आएगा 3/3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू टोटल वोल्टेज 36। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 3 इंटू 6 या 36/6 करो तो ये हो गया 6, तो 18 वोल्टेज। इसी तरह V2 की बात किया जाए तो 2/3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 36 डेट इज 2 इंटू 36/6 12 वोल्ट। इसी तरह V3 की बात किया जाए तो 1/3 की बात किया जाए
तो ये होगा 1/3 + 2 + 1 इंटू 36, डेट इज 1 + 36/6, डेट इज 6 वोल्ट। दूसरी बात देखा जाए बच्चों, यदि हम लोग करंट निकालने की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके बदले एक ही रेजिस्टेंस रखा जाए। ये 36 वोल्ट की बैटरी है और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो चूँकि सीरीज में है तो ये R1 + R2 + R3, तो ये होगा 12 वोल्ट। तो करंट की ओम्स के अनुसार क्या होगा, V = IR। तो 36 = I × 12, तो I = 3 एम्पियर। ये एक आंसर हो गया बच्चों, नोट कर लो। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आइडेंटिकल n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n number of identical resistance are combined into series combination। सब आइडेंटिकल हैं और ये टोटल n है, तो इसका R इक्विवेलेंट जो आएगा R + R + R कितनी बार, n बार, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू NR होगी। तो ये यूज करेंगे हम लोग बाद में। देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस केस में होगा, तो जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसे कंबाइंड हो कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से सब स्टार्ट हो और किसी अदर पर्टिकुलर पॉइंट बी पे ही सब एंड हो, तो वो सब आपस में पैरेलल होंगे। जैसे मान जाओ कि ये कोई पॉइंट एक है, पॉइंट नहीं, ये कोई एक ऐसे वायर है जिसका हर एक पॉइंट सेम है ए, ये दूसरा पॉइंट कोई बी, हर एक पॉइंट बी है, और कोई डिवाइस ऐसे ए और बी के बीच में जुड़ी हुई हैं, तो ये ऑल डिवाइस आर इन पैरेलल। 2, 3, 4 जितनी भी डिवाइस हो, ये डिवाइस 1 हो, रेजिस्टेंस हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो। ये ध्यान रखना है कि ये चारों डिवाइस या तीन जितनी भी डिवाइस हो किसी पार्टिकुलर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए और किसी एक ही पॉइंट पे ख़त्म होनी चाहिए, जिसको इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यदि हम लोग 3 रेजिस्टेंस को कंसीडर करें, ये 3 रेजिस्टेंस है, यदि ये R1, R2, R3, अब देखा जाए ये ए पॉइंट है, ये बी, तो ये ऑल 3 रेजिस्टेंस आर स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ए एंड एंड एट सेम पॉइंट बी, तो ये कहेंगे कि R1, R2, R3 क्या है, आपस में पैरेलल में। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये 2 रेजिस्टेंस हैं और ये कैपेसिटर है, ये ऐसे जुड़े हैं, तो ये अभी भी तीनों डिवाइस आपस में पैरेलल है। मतलब तीनों एक ही पॉइंट से शुरू हुई, किसी एक ही पॉइंट पे ख़त्म हुई, तो हम लोग कहेंगे कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए किसी सेम पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए और किसी दूसरे अदर सेम पॉइंट पे एंड होना चाहिए। तो ऐसे सीरीज, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों, ये हम लोग 3 रेजिस्टेंस को एज्यूम करते हैं और ये तीनों आपस में पैरेलली कंबाइंड हैं और ये एक्सटर्नल किसी बैटरी भी से जुड़ा हुआ। अब देखा जाए इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है। अब यहाँ पे कोई करंट I चलेगी। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I1, I2 और I3। तो हम लोग कहेंगे पहला चीज़ कि I = I1 + I2 + I3। चूँकि ये तीनों पैरेलल हैं तो तीनों सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जो V1 होगा वही V2 होगा, वही V3 होगा और डेट इज इक्वल टू V के बराबर होगा।
अब यदि हम लोग पहले रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएं तो V1 बराबर I1 R1, V1 की वैल्यू तो V है तो I1 R1, तो I1 की वैल्यू यहाँ से आई V/R1। सिमिलरली हम लोग I2 की वैल्यू V/R2 लिख सकते हैं, I3 की वैल्यू V/R3 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग इसमें पुट करें तो हम लोग पुट करेंगे कि I = V1 + I1 + I2 + I3। चलो I1 की वैल्यू कितना है V/R1, V/R2, V/R3, तो यहाँ से I बराबर V1/R1, 1/R2, 1/R3। अब इस चूँकि हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है तो हम लोग इस तीनों रेजिस्टेंस के बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस रखेंगे जो सेम बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। R इक्विवेलेंट, V करंट सेम फ्लो करना चाहिए, हम लोग लिखेंगे V बराबर IR, तो यहाँ से I की वैल्यू निकल गई V/R इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट डेट इज इक्वल टू V1/R1, 1/R2, 1/R3, तो यहाँ से पता चला 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इसको बच्चों नोट कर लो। अब इसके आगे हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स और आगे प्रोसीड करेंगे रेजिस्टेंस को। थैंक यू।